हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दिस इज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। दोस्तों, ये ऐसा बिल है जिसको लेके पार्लियामेंट में काफी हो हल्ला हो चुका है, एक अप्रोर हो रखा है एंड यहाँ तक अपोजिशन तो इसे ड्रैकोनियन बुला रही है। तो क्या है ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, क्या है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और वो कौन से फीचर्स हैं जो कि किसी ना किसी प्रकार से अपोजिशन का ऐसा कहना है कि फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रही है। तो बहुत ही विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। अगर आप इस बार प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कुछ भी दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुमूल्य होने वाला है। इसको अंत तक देखें एंड वीडियो लाइक जरूर करें, अभी पॉज करें और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं न्यूज में है न्यू बिल इन पार्लियामेंट, जिसके द्वारा बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन किया जाएगा इन केस ऑफ अरेस्ट एज वेल एज डिटेंशन। तो डिटेंशन के केस में भी बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसके द्वारा पुलिस को ये अथॉरिटी मिल रही है कि वो बायो सैंपल्स ऑफ एक्यूज्ड को पुलिस ले सकती है और स्टोर कर सकती है। अपोजिशन का कहना है ये ड्रैकोनियन है। तो दोस्तों, इस बिल में जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2020 है उसके एम्बिट को वाइडन किया जा रहा है, जो कि आज तक बस फिंगर इंप्रेशन एंड फुटप्रिंट इंप्रेशन को कवर किया करती थी। इसको ब्रॉडन करके अलग अलग प्रकार के बायोमेट्रिक डेटा को भी अब पुलिस स्टोर कर सकती है। तो क्या है सब कुछ आज की इस क्लास में, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पे। जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आईएएस ड्रीम ऑफर हम रन कर रहे हैं, जिसमें 1 साल की जीएस प्लस एंड ऑप्शनल यानी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की कीमत आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 है 49,965 रुपीज, और साथ में आपको 3 मंथ एक्सटेंशन भी मिल रहा है। साथ ही साथ 0% EMI पे हम लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 घंटे में अप्रूवल है, तो वो भी फैसिलिटी है। और जब आप KC10 कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी तरफ से मिलता है कुछ एडिशनल तोहफा। वो क्या है? डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मेंटरशिप, यदि आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। साथ साथ आप अनअकैडमी काउंसलर से भी टच पर आ सकते हैं, तो उसके लिए ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। उनको बस KC10 कोड के बारे में बताइएगा। तो आइए देखते हैं न्यूज में क्या है। न्यूज में है दोस्तों, गवर्नमेंट ने मंडे को इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, और इससे पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा पावर मिलता है टू टेक मेजरमेंट। अब आप पूछेंगे सर कौन सा मेजरमेंट, दर्जी थोड़े ही है, टेलर थोड़े ही है, कौन सा मेजरमेंट? तो दोस्तों, यहाँ पे जो मेजरमेंट की बात हो रही है, यदि कोई व्यक्ति कॉन्विक्टेड है, अरेस्टेड है या डिटेन्ड है, क्लास के अंत में मैं कवर कर दूंगा अरेस्ट एंड डिटेंशन में क्या अंतर होता है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो क्लास के अंत में मैं कवर कर दूंगा, या यदि मैं मान के चल रहा हूं आपको मालूम है तो आपके लिए मैं वीडियो को यहाँ पर ब्रेक नहीं करूंगा, लास्ट में कवर हो जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है, अरेस्टेड है या डिटेन्ड है तो उनके फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट, फुटप्रिंट को पुलिस अंडरटेक कर सकती है, उनके फोटोज को रख सकती है, आइरिस एंड रेटिना स्कैन करवा सकती है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स की एनालिसिस करवा सकती है। क्या है ये, डिटेल में चर्चा करेंगे। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग सिग्नेचर, हैंडराइटिंग को भी पुलिस रखवा सकती है, मेजरमेंट्स को स्टोर कर सकती है। तो ये सब कुछ इस बिल में कवर हो रहा है। तो बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। आज के टाइम में भारत की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसमें आज भी जो हमारा मेजरमेंट, यानी कि जो हम किसी भी कॉन्विक्ट के या फिर अरेस्टेड पर्सन के या डिटेन्ड पर्सन के, आज भी हम बस फुटप्रिंट एंड फिंगरप्रिंट ही ले रहे हैं। तो मॉडर्नाइज कीजिए। आज के टाइम में बहुत सारे इंडिविजुअल के बायोमेट्रिक डेटा है जिनको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जाए। तो इससे लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, रोबस्ट हो जाएगी, कुछ वैसे ही जैसी एडवांस्ड इकोनॉमीज में होती है। साथ ही साथ स्पीडी ट्रायल होगा एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी लगाम लगा सकेंगे। इसके सिवा भारत में जो प्रोसिक्यूशन रेट है वो बहुत कम है, तो उसको भी हम इंक्रीज कर पाएंगे। एंड क्रिमिनल्स में जो एक फियर का वातावरण नहीं है, क्रिमिनल्स को लगता है क्या है, क्राइम करेंगे 15 साल 20 साल चलेगा और उसके बाद छूट जाएंगे, तो वो वातावरण कहीं ना कहीं कटेल हो सकेगा एंड बेहतर कन्विक्शन रेट भी हो पाएगी। तो इसी को अचीव करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो की फीचर्स क्या है? बिल में जो मेजरमेंट की बात की गई है जो पुलिस ले सकती है वो है फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ, आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, फिजिकल अपीयरेंस, बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस। इसके सिवा ऑथोराइज करती है पुलिस को बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके सिवा मजिस्ट्रेट को भी इंपावर किया जा रहा है, वो किसी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि अपना मेजरमेंट दो, यानी अपना
रोक नहीं सकते, तुम अगर फुटप्रिंट मांगा गया है तो तुम्हें देना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट आदेश दे सकते हैं कि इस व्यक्ति का आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, फोटोग्राफ सब कुछ जमा करवाइए। मजिस्ट्रेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी आदेश दे सकते हैं कि इस प्रकार का डेटा कलेक्ट कीजिए इन केस ऑफ वो व्यक्ति कन्विक्टेड है या फिर नॉन कन्विक्टेड है कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में तो भी। तो बिल की ही बात करें तो ये एनसीआरबी को इंपावर करती है कि इस प्रकार का डेटा जो पुलिस कलेक्ट करेगी उसे कलेक्ट करे, स्टोर करे, प्रिजर्व करे एंड फ्यूचर यूज के लिए भी अंडरटेक कर सकते हैं। 75 साल तक दोस्तों ये डेटा स्टोर किया रहेगा सरकार के पास। जो भी रिफ्यूज करेंगे इस मेजरमेंट को देने से उनको 186 ऑफ द आईपीसी सेक्शन 186 के अंदर चार्ज किया जाएगा, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी डिस्चार्ज करने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि फोर्सफुली आप एक तरीके से देखें तो उनको ये मेजरमेंट्स देना पड़ेगा। कोई कमेंट करके अभी मुझे बता सकते हैं ये किसी फंडामेंटल राइट के साथ डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रही है? आई होप आप लोग याद कर पा रहे हैं। जहां तक बात है दोस्तों, अभी वैसे मैं चर्चा कर लूंगा, घबराइए मत जिनको नहीं मालूम है। तो ये डेटा कौन इंपावर किसको किया जा रहा है? एनसीआरबी को दिया जा रहा है कि आप ये डेटा कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे एंड प्रिजर्व करेंगे 75 साल तक। तो एनसीआरबी क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। एंड इसी में अगर आप देखें तो बिल की ही बात अगर हम करें तो एनसीआरबी के पास रिपोजिटरी होगा, एक डेटाबेस होगा जिसमें इस प्रकार के मेजरमेंट 75 साल तक स्टोर करके रखे जाएंगे। मजिस्ट्रेट जैसा मैंने बताया वो एजेंसी इसको डायरेक्ट कर सकती है, आदेश दे सकती है कि इस प्रकार के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। और ये रिकॉर्ड्स यदि किसी व्यक्ति का कोई पास्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो व्यक्ति किसी ऑफेंस जो उसके ऊपर चार्ज लगाया गया वो डिस्चार्ज हो जाए और कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर दे, एक्विट कर दे, तो उस केस में वो जो रिकॉर्ड्स डेटाबेस में स्टोर किए जा रहे हैं वो डिलीट करने पड़ेंगे। तो ये प्रोविजन भी है। यदि वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गए या डिस्चार्ज हो गए उस ऑफेंस से तो वो डेटा नहीं स्टोर करके रखा जाएगा अनलेस अनटिल उनके पास में कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो तो वो रहेगा, क्योंकि 75 साल तक एक बार आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो वो मेंटेन किया जाएगा। तो अब क्या कारण है, क्यों इतना अप्रोर हो रहा है? सब कुछ तो इतना अच्छा लग रहा है इस बिल में कि बिल्कुल मॉडर्नाइज होने वाला है सब कुछ, फिर क्यों इतना अप्रोर है पार्लियामेंट में? तो आइए एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी को आप फोर्सफुली नहीं कह सकते कि अपना आप बायोलॉजिकल सैंपल्स दें, सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते, है ना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकती, वो खुद नहीं कह सकते कि हाँ फोर्सफुली नहीं करवा सकते कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है। तो राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन में अगर आप देखें तो अगर जैसा मैंने आपको बताया बार बार एक टर्म यूज हो रहा है कि क्या क्या मेजरमेंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो बायोलॉजिकल सैंपल, फिजिकल सैंपल, तो इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे इसको अगर हम बायोलॉजिकल सैंपल जो वर्ड है, ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कहना है कि क्लॉज 2(1)(b) में अगर आप देखें तो बायोलॉजिकल सैंपल्स का मेंशन किया गया है। तो ऐसा कहना है अपोजिशन एमपीज का, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है नार्को एनालिसिस के लिए, ब्रेन मैपिंग के लिए, एंड ये भी कोर्सिव तरीके से। ऐसा नहीं वो कह रहा है कि मेरा नार्को मैपिंग कर लो, नार्को एनालिसिस कर लो, ब्रेन मैपिंग कर लो, फोर्सफुली कोर्सिव तरीके से करवाया जा रहा है। तो ये क्लियरली आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन में है। इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 23 सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट, जिसमें प्रोटेक्शन दी जाती है, तो उसके खिलाफ जा रहा है। और क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में कहा है कि नार्को एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग यदि कोर्सिव तरीके से किया जा रहा है तो इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 23, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 21 की ही वैसे ही बात करें जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात करती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये जो इस प्रकार से आप डेटा स्टोर कर रहे हो 75 साल तक किसी व्यक्ति का गुनाह करने के बाद, तो ये वायलेशन है राइट टू बी फॉरगटन का। इसके सिवा राइट टू प्रिवेसी, उस व्यक्ति की जो पर्सनल बायोमेट्रिक डेटा है वो आप स्टोर करवा रहे हैं तो उसकी राइट टू प्रिवेसी भी ब्रीच हो रही है। दोनों के ही दोनों पुट्टा स्वामी केस में इंश्राइन किए गए थे। याद रखिएगा केस के नाम भी, आप अगर मेंस में ये आंसर लिखेंगे तो केस का नाम देना बहुत जरूरी होता है। इसके सिवा राइट टू रेप्यूटेशन, उसकी रेप्यूटेशन टार्निश हो जा रही है। 75 साल पहले उसने कुछ किया था और अभी भी उसके लिए उसकी रेप्यूटेशन टार्निश हो सकती है। यदि तो ये मेनका गांधी केस में राइट टू लाइफ में ही राइट टू रेप्यूटेशन भी इंश्राइन किया गया है। इसके सिवा डेटा प्रोटेक्शन कैसे होगा, ऐसा कैसे करवाओगे कि ये डेटा ब्रीच ना हो जाए। आपने देखे किस प्रकार से कॉल रिकॉर्ड्स के डेटा निकलते हैं, तो इस प्रकार के डेटा भी यदि ब्रीच होने लगे तो कैसे डेटा प्रोटेक्शन किया जाएगा, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। इसके सिवा बिल में एक प्रोविजन है, ये ऑथराइज करता है उन ऑफिसर्स को
जो कि या तो उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हो जहां पर वो घटना हुई है, जिसके खिलाफ वो व्यक्ति जिनको अरेस्ट किया गया है, या फिर नॉट बिलो दी हेड कांस्टेबल रैंक, यानी हेड कांस्टेबल रैंक एंड ऑनवर्ड्स कोई भी ऑफिसर इस प्रकार के मेजरमेंट्स को ले सकते हैं। मेजरमेंट क्या हुआ, अगेन जैसा मैंने आपको बताया बड़ा सा लिस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये सब क्या है, अलग अलग प्रकार के मेजरमेंट हैं। फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, फोटो, आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन। तो ये मेजरमेंट लेने के लिए आप जैसा देख सकते हैं हेड कांस्टेबल रैंक एंड उसके ऊपर के ऑफिसर भी क्या कर सकते हैं, ये मेजरमेंट ले सकते हैं। इस वक्त जो लॉ है वो इंश्योर करता है या तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दैट स्टेशन वो मेजरमेंट ले, या फिर वो व्यक्ति जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, या फिर एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर के रैंक के हों, उनसे ऊपर के हों, तो ही वो इस प्रकार के मेजरमेंट ले सकते हैं। तो सब इंस्पेक्टर से इसको कुछ घटा के हेड कांस्टेबल पे ले जाया गया है। और वहीं पे जो डेटा है दोस्तों, वो आप देखिए, वो पहले की तरह सिंप्लीफाइड डेटा नहीं है। फिंगरप्रिंट ले लिया, हाथ का छापा, पैर का छापा, वो नहीं है। फिंगरप्रिंट नहीं है, वही आप देखें तो फुटप्रिंट नहीं है। आज के टाइम में डेटा आप देखें तो काफी टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लिकेटेड भी है। आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, बायोलॉजिकल सैंपल, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, क्या क्या नहीं इसमें इंक्लूड हो सकता है यदि उसको ब्रॉडन कर दें। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स लाइक सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स को भी अगर हम एक्सटेंड करें तो वॉकिंग पैटर्न, गेज, बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो इस प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड डेटा कवर करने के लिए आप जो ऑफिसर जिनको अपॉइंट कर रहे हैं वो हेड कांस्टेबल रैंक के भी हो सकते हैं। क्या वो कॉम्पिटेंट हैं, क्या हेड कांस्टेबल को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इस पर भी सवाल उठ रहा है। इसके सिवा ये बिल अगर आप देखें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में भी एप्लीकेबल है, यानी किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया तो भी उनका इस प्रकार का मेजरमेंट लिया जाया जा सकता है। वही दोस्तों काफी एमपीज कह रहे हैं कि अगर मैं मान लीजिए सरकार किसी प्रकार का लॉ लाती है जिसके द्वारा कि किसी के फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो रहे हैं, कोई अपोजिशन एमपी का ही कहना है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनका कहना है कि मैं मान लीजिए इस प्रकार के लॉ के खिलाफ जाने के लिए पीसफुली कहीं पर प्रोटेस्ट करता हूं, पिकेटिंग करवाता हूं पीसफुली। अगर मैं पीसफुली प्रोटेस्ट करता हूं तो भी आप मुझे अरेस्ट कर लेंगे और मेरा इस प्रकार का सारा डेटा ले लेंगे, मुझे ब्रेन मैपिंग कर देंगे और नार्को एनालिसिस करेंगे और न जाने मेरे मन से क्या क्या निकलवा लेंगे। तो क्या ये सही होगा? पर दोस्तों दूसरा एंड भी है। लॉ इन्फोर्समेंट की आज के वक्त अगर हम बात करें तो बहुत ही पुअर सिचुएशन है। आप देख सकते हैं मर्डर के जो केसेस हैं उनमें अगर आप कन्विक्शन रेट देखेंगे तो 43.1% है, रेप के केसेस में 32.2% है, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन में 26.6%, राइटिंग में 20.5%, हर्ट इंक्लूडिंग एसिड अटैक 29.9% है। चार्जशीट अगर आप देखें तो 3 मंथ का डेडलाइन होता है चार्जशीट फाइलिंग में। 43% ऑफ द टाइम्स चार्जशीट फाइल करने में 3 महीने से ज्यादा टाइम लग जाता है। चार्जशीट क्या हुआ, मान लीजिए किसी ने क्राइम किया, एफआईआर होता है, उसके बाद उसके खिलाफ एक कच्चा चिट्टा बनाया जाता है, क्या क्या चार्जेस इसके ऊपर लग रहे हैं, आईपीसी का ये चीज वायलेट किया है, ये लॉ में ये चीज इसने वायलेट की है, तो वो जो कच्चा चिट्टा है दैट इज चार्जशीट। तो वो बनाने में 3 महीने से ज्यादा जो डेडलाइन है वो भी 43% केसेस में पार हो जाता है। जहां तक बात है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट भी अगर आप देखें तो 3 साल से ज्यादा टाइम लगता है 40% तक के केसेस में, मोर देन 3 years लगता है इवन इन फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो इसीलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। लॉ इन्फोर्समेंट जो हमारी हो रही है वो इंप्रूव होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। तो जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है अंडर ट्रायल से कन्विक्ट्स के द्वारा, तो ये वही किया जा रहा है जो एडवांस्ड कंट्रीज में भी होता है। ये वही कंट्रीज हैं जो कि कहीं ना कहीं पोस्टर बॉय हैं फंडामेंटल राइट्स के एंड इस प्रकार के जो राइट्स हैं, राइट टू लिबर्टी के। तो उन कंट्रीज में भी इस प्रकार के डेटा को कलेक्ट किया जाता है और वहां के जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो इससे काफी बेहतर रिजल्ट प्रूव किए हैं पास्ट में। तो क्यों ना हम भी इसका इस्तेमाल करें। इसके सिवा ये जो हमारा अर्लियर एक्ट है, आप देख सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह, तो ये सारे जितने भी एक्ट्स हैं वो 1920s के आसपास के हैं। तो उस वक्त जो बॉडी मेजरमेंट्स थे उस वक्त यही थे, फिंगरप्रिंट, हैंडप्रिंट, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, यही था, तो इसलिए वही डेटा था। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है, आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, दुनिया भर के डेटा आज के टाइम में इजीली हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना इनका यूज करें हम किसी भी क्रिमिनल केस को फर्दर उसमें फास्ट ट्रैक करने में, क्यों ना इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए जो उस वक्त डेवलप नहीं थे, तो मॉडर्नाइज करना चाहिए। तो इसीलिए आज के टाइम में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है उसे मॉडर्नाइज करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए और इस प्रकार के मेजरमेंट्स जो हैं वो लिए जाने चाहिए। पर वहीं दोस्तों कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ, जैसा आपको बताया है मैंने, एक साथ यहाँ पे समराइज करके मैंने दे दिया है।
और आर्टिकल 23 कैसे बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो कैसे आर्टिकल 23 के वायलेशन में है। वैसे ही आर्टिकल 21 मेनका गांधी केस, पुट्टास्वामी केस, इन सभी से कुछ कुछ निकल रही है चीजें जो कि साफ साफ कह रही हैं कि आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 की भी वायलेशन हो रही है। तो ये आपको जानना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट टू रेपुटेशन भी वैसे ही आर्टिकल 21 में है, उसकी भी वायलेशन हो रही है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वही दोस्तों क्लास के अंत में बता देता हूँ अरेस्ट वर्सेस डिटेंशन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति डिटेन किए जाते हैं तो उनपे कोई फॉर्मल एक्यूजेशन नहीं है कि आपने ये क्राइम किया है, बस आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट की जाती है, कस्टडी में रखते हैं एंड पुलिस कस्टडी में, क्योंकि आपके ऊपर रीजनेबल सस्पिशन है। कस्टडी के दौरान आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है पुलिस अथॉरिटी के द्वारा, पुलिस क्वेश्चनिंग होती है एंड जो पर्सन को डिटेन करके रखे हैं यदि कुछ नहीं मिलता है तो रिलीज कर दिया जाता है। वैसे ही आपको कहना चाहूंगा, अगर वो व्यक्ति अरेस्ट कर लिए जाए तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। यदि कोई किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो डिटेंशन कुछ घंटे की भी हो सकती है ना। वही किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है अगले 24 घंटे में। आर्टिकल 22 आपको ये पावर देता है। कई बार तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, पूछताछ की जाती है, सवाल एंड उसके बाद शिनाख्त के बाद वो व्यक्ति को बाद में अरेस्ट भी कर लिया जाता है यदि कुछ मिल जाता है तो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनको पुलिस अथॉरिटीज ने डिटेन किया, सस्पिशन था कि उनके पास ड्रग्स हो सकता है और उसके बेसिस पे फिर सर्च किया गया एंड उनके प्रीमाइसेस में से बहुत सारे ड्रग्स की खेप मिल गई, तो फिर वो डिटेन्ड पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा, प्रॉपर एफआईआर भी फाइल हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति कस्टडी में होते हैं, फिर वो अरेस्ट हो, डिटेंशन हो, आर्टिकल 22 उनको मिलता है। वो कहता है कि उनको अथॉरिटी है कि वो अपने लॉयर ऑफ देयर चॉइस उसको कंसल्ट कर सकते हैं। इसके सिवा मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, मान लीजिए डिटेन किया गया, कुछ नहीं मिला, उनकी कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुई, फिर भी उनकी पर्सनल लिबर्टी आपने कर्टेल की, जो कि पर्सनल लिबर्टी इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, तो आपने उनकी राइट टू लाइफ कर्टेल की, तो ये एक प्रकार का स्टेट के द्वारा किया गया सिविल रॉन्ग है। तो इसके लिए उनको कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है अगर वो डिमांड करे तो इसीलिए इलीगल तरीके से डिटेन करने में भी कॉम्पनसेशन होता है, तो वो भी एक प्रोविजन दिया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको काफी कुछ सीखने मिला हो आज के इस क्लास में एंड इसको याद से इसके नोट्स बनाइएगा, बाकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा जल्दी से एनरोल कीजिए, निकालो प्रीलिम्स 2022 स्पेशल क्लास हम रन कर रहे हैं। इसमें डेली 60 क्वेश्चंस कवर करते हैं। ऑलरेडी जून टू दिसंबर 2020 कवर हो चुका है, अब 2021 कवर करेंगे एंड संडे टू थर्सडे क्लास होती है 6 PM to 8 PM, तो इसका हिस्सा जरूर बने। प्लस कोर्स बहुत सारे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कवर्ड है, इंडियन ज्योग्राफी कवर्ड है, एनवायरमेंट कवर्ड है, तो जल्दी से जाएं, उनमें भी एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लास्ट माइल प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं, तो मॉक इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से जाएं, जाके रजिस्टर करें। 170 प्लस टॉपर्स ने पिछले साल इस इंटरव्यू प्रोग्राम का फायदा उठाया था। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, एक मेंटर आपको असाइन होते हैं जो आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। तो जो कीमत है दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की आप देख सकते हैं, 1 ईयर की है 46,791 रुपीज और 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज। यूज द कोड KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं एंड 10% ऑफ के साथ साथ मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, हैंड होल्डिंग भी मिलेगी। 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये जनरल प्राइस है दोस्तों, लेकिन इस वक्त स्पेशल ऑफर भी तो चल रहा है, याद है ना, 20% ऑफ आपको हम दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पे दोस्तों जो हमारी कीमतें हैं इस वक्त स्पेशल ऑफर में आप देख सकते हैं काफी कम हमने कर दिया है। 49,965 रुपीज में आपको GS एंड ऑप्शनल दोनों मिल रहा है और 3 मंथ की एक्सटेंशन भी मिल रही है। तो जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10 एंड एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लें, मेरी मेंटरशिप एडिशनल आपको मिलती है। UPSC CSE बैचेस भी हैं, मार्च 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वक्त ना गवाएं, जल्दी से इसका हिस्सा बने। एंड IAS ड्रीम विद एन अकेडमी बहुत आसान हो सकती है अगर आप अन अकेडमी के साथ जुड़े। तो अन अकेडमी स्टोर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है दिल्ली में, तो इसका भी फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड जब भी ज्वाइन करें यूज द कोड KC10। लेट्स क्रैक इट।